कचरा निकलता है उसको तीन तरीकों से मैनेज करते हैं। पहला तरीका इस कूड़े से खाद बनाना, दूसरा तरीका उसे रिसाइकिल करके दोबारा यूज करना, और जबकि तीसरा तरीका के तहत कूड़े को ऊर्जा में बदला जाता है और उसे बिजली बनाई जाती है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2016 में भारत के पास सिर्फ 553 कंपोजिट प्लांट और 56 बायोमेथेनेशन प्लांट मौजूद हैं, जबकि 22 प्लांट ऐसे हैं जहां कूड़े से ईंधन निकाला जाता है और सिर्फ 13 प्लांट ऐसे हैं जहां कूड़े से बिजली बनाई जाती है। सरकार ने वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव तो किए हैं, लेकिन हमें लगता है जब तक देश के लोग और सिस्टम साफ सफाई के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, तब तक ऐसे नए नियम और कानून कूड़े और कचरे के नीचे दबे रहेंगे। मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ सर। थैंक थैंक यू, थैंक यू अतुल कुमार चौबे। आप लोगों यू का सर। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और आप लोग अपने टॉपिक पे बहुत अच्छी तरह से फोकस्ड हैं। बस जब बात किया करें तो ऑडियंस से आंखें मिला के बात किया करें, ठीक है? मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब मैं युवराज यादव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो अपनी बात को कंटिन्यू करें, जो नेटवर्क इंटरप्शन की वजह से छूट गई थी। तो युवराज, मैकेनिकल सेकेंड ईयर, प्लीज, यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ युवराज सॉरी कंटिन्यू सर, करें। नेटवर्क कट गया था। हाँ ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो सब हाँ, सॉलिड वेस्ट की हम बात कर रहे थे। तो सॉलिड वेस्ट से होने वाले समस्याओं की बात कारण जो एयर पोल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, और इनसे मच्छर और खतरनाक वेक्टर्स भी पैदा होते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं। सॉलिड वेस्ट जो है ड्रेनेज सिस्टम और पाइपलाइंस को भी कई बार जाम कर देते हैं, और ये भी एक बड़ी समस्या है शहरों में। और घुमंतू जानवर भी कई बार इन्हें खा लेते हैं, जिससे कि वो उनकी जान भी कई बार चली जाती है। हमारे कुछ फिगर्स हैं, जैसे भारत लगभग 60 मिलियन टन गार्बेज जनरेट करता है, और उसमें से लगभग 75% गार्बेज बिना ट्रीट किए ही लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है। अगर हमने इसे कम नहीं किया और इसी दर से गार्बेज प्रोड्यूस करते रहे, तो इंडिया को करीबन 1240 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक महानगर के साइज के बराबर होता है इन वेस्ट को डंप करने के लिए। और ये एक सीरियस इशू है। सबसे पहले तो हमें इसे व्यक्तिगत तौर पर कम करना पड़ेगा। इन समस्याओं से व्यापक रूप से निपटने के लिए हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए कुछ तरीके हैं कि पहले हमें प्लास्टिक से बचना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से वैश्विक महासागर में 2050 तक मच्छर से ज्यादा प्लास्टिक होंगे, और ये कितना खतरनाक है। प्लास्टिक प्रदूषण का खतरा न सिर्फ एक अलार्मिंग इशू है, बल्कि न्यूक्लियर हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे गलने में 1000 साल लगते हैं। प्लास्टिक को जब हम लैंडफिल्स में डंप करते हैं, तो ये खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका सोल्यूशन ये है कि प्लास्टिक्स को खत्म करके इसका अल्टरनेटिव निकालें। जैसे कि प्लास्टिक कप्स और प्लास्टिक पेन्स की जगह हम पेपर कप्स और स्याही वाले पेनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉस की यूज को खत्म कर दें और ड्रिंक्स को बगैर उसके ऐसे ही पिएं। प्लास्टिक बैग बनाने में जितनी एनर्जी लगती है, उतनी एनर्जी में हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर तक चल सकती है। तो प्लास्टिक बनाने में एनर्जी भी बहुत खर्च होती है। प्लास्टिक बैग खतरनाक है, इसलिए इनके बजाय जूट बैग या क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करें। डेनिम से बने बैग पुरानी और फटी जींसों के इस्तेमाल करने का एक अच्छा उपाय है। दूसरा है कूड़ों को, गार्बेज को छांटना। कूड़ेदानों का वर्गीकरण करके हम एक शुरुआत कर सकते हैं। हरा ऑर्गेनिक के लिए, पीला ग्लास के लिए, सफेद खराब कागजों के लिए, और स्लेटी मेटल्स के लिए, और लाल खतरनाक और हैजार्ड वेस्ट के लिए। वर्गीकरण हम 2 तरह से भी कर सकते हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। गीला कचरा जैसे बची हुई सब्जियां, फल, छिलके आदि ऑर्गेनिक डस्टबिन में डालें, खाद के रूप में किया जा सकता है। पहले इतने ज्यादा मात्रा
कि कचरों में वृद्धि ना करें और प्रदूषण भी कम हो। कंपोस्टिंग को अपनाएं। स्वच्छ भारत अभियान ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है खाद बनाने वाले कचरों जनरेट करने में, और इस तरह के कचरे में करीबन 13 लाख की बढ़ोतरी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2016 तक कंपोस्टिंग के कारण घरेलू वेस्ट में 30% की कमी आई है। कंपोस्टिंग पेड़ पौधों के लिए भी लाभकारी है क्योंकि इससे पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं खाद के रूप में। ऐसा माना जाता है कि एक परिवार जिसमें 4 लोग हैं वो प्रति को 1000 किलो से लेकर 100 किलो तक कम कर सकते हैं। और सीग्रीगेशन और कंपोस्टिंग को अपनाकर कागज का कम से कम प्रयोग करें। कचरे जो लैंडफिल्स में भरे पड़े हैं उनमें 35% कागज ही है। हम कागज को जनरली समझते हैं कि ये उतना हानिकारक नहीं है, पर पेपर कप से लेकर नैपकिन तक सब कूड़ेदान में ही भर दिया जाता है। इस्तेमाल करने के बाद इनको कम करने का एकमात्र उपाय यही है कि कागज का उपयोग कम से कम करें और कपड़े से बने झोले शादियों पार्टियों और कागज की प्लेटों का इस्तेमाल ना करके हम धातु की बनी हुई प्लेटों का इस्तेमाल करें जो बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और 5वां तरीका है कि हम 3 Rs को अपनाएं। स्वच्छ भारत में भागीदारी करने का अच्छा तरीका है कि 3 Rs को अपनाएं, जो कि है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। हमारे देश में लैंडफिल्स इतने भर चुके हैं कि अगर हमने इस पर नियंत्रण नहीं लगाया तो यह 2030 तक 165 मिलियन टन बढ़ जाएगा, जो कि आज 62 मिलियन टन है। घरेलू कचरों को दोबारा इस्तेमाल करना एक अच्छा उपाय है। कचरे में कमी लाने का, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलों को घर की सजावट में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी चीजों का इस्तेमाल जैसे प्रिंटर की खाली बोतलें, इसमें दोबारा स्याही भरी जा सकती है। खाली प्लास्टिक फोल्डर्स आदि भी पुनः प्रयोग किए जा सकते हैं। यही सब कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। Good afternoon, sir. All of you, sir. Thanks everyone for this opportunities. Speak on discussing today's webinars on solid waste management. Today we will discuss on solid waste management. It means solid waste management includes the process and actions required to manage waste from its inception to its final disposal. In ancient cities, waste and were thrown on to a paved street and roadways. कहने का मतलब ये है कि आज हम दो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। इसका मतलब यह है कि अपशिष्ट प्रबंधन में प्राचीन शहरों में कचरों को उनके आरंभ से लेकर उनके अंतिम निपटान तक के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शामिल है। इसमें हम सॉलिड वेस्ट पदार्थों को ऐसे ही कचरे के रूप में फेंक देते हैं। उनका फालतू यूज जब भी खत्म होता है हम ऐसे ही उसको फेंक देते हैं। इसको उबड़ बखाबड़ सड़कों पे या फिर कहीं भी हमको जहाँ फील होता है कि जैसे कि ये यहाँ पे फेंका जा सकता है, हम फेंक देते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ कोई सिस्टम बनाया नहीं गया है। एंड ए technological approach to solid waste management began to develop in later part of 19th century. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक तकनीक दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी के अक्षर भाग में विकसित होना शुरू हुआ था।
एंड आज आधुनिक युग में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक भयानक समस्याओं में से एक है। भारत में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। कचरा न्यूनीकरण एवं प्रयोग, कचरे का पुनर्चक्रण, कचरा संग्रहण, उपचार, निस्तारण, भाष्मीकरण करना। कचरा न्यूनीकरण एवं पुनः प्रयोग उत्पादनों का न्यूनीकरण पुनः उपयोग करके हम इनका निवारण के उपाय हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू मालवीय सर एंड ऑल ऑफ यू। It's your honor, give the chance, speak me today's webinar. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Have a nice day. थैंक यू सुंदरम उपाध्याय। आप सभी लोग अपने प्रयासों में और बल लाएं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग कॉलेज में मिलेंगे तो सेमिनार हॉल में इन चीजों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए अब इस कार्यक्रम को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मैं इनवाइट करता हूं रणविजय सिंह कुशवाहा, मैकेनिकल सेकेंड ईयर। रणविजय सिंह कुशवाहा, मैकेनिकल सेकेंड ईयर, प्लीज कंटिन्यू करें। गुड। गुड मॉर्निंग। यस सर, मेरी सर आवाज क्लियर आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है, बोलो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम रणविजय सिंह कुशवाहा, मैकेनिकल सेकेंड ईयर। और आज हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। सॉलिड वेस्ट होता क्या है? मूल रूप से एक ठोस अपशिष्ट, ठोस या अर्ध ठोस, घरेलू अपशिष्ट, सुरक्षा रक्षा संबंधी कचरा, वाणिज्य अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, तुच्छ पदार्थ, संस्थागत अपशिष्ट, निर्माण संबंधी और विध्वंस अपशिष्ट आदि श्रेणियों में विभाजित किया जाता है इस ठोस कचरे को। और वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष लगभग 960 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। यह न केवल उत्पन्न कचरे की मात्रा है, बल्कि यह स्वास्थ्य के मुद्दों और पर्यावरणीय गिरावट की ओर भी इंगित करता है। देश में उत्पन्न होने वाले कचरे का केवल 68% एकत्र किया जाता है, जिसमें से 28% का प्रबंध नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स के अनुसार बड़े शहरों में पैदा होने वाले सभी कचरे में से 25 से 55% के बीज ही नगर पालिका के अधिकारी इकट्ठा कर पाते हैं। अनछुए अपशिष्ट से 30,000 टीपीडी से अधिक दहनशील अपशिष्ट उत्पन्न होता है। अपशिष्ट की उत्पन्न मात्रा को यदि एकत्र किया जाए और उसका भली भांति उपयोग किया जाए तो प्रभावी रूप से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अधिकतम मात्रा में कूड़े करकट को संयंत्र के माध्यम से पुनर्उपयोग अथवा खाद के रूप में बदलने हेतु लायक बनाना। इस कचरे का समुचित उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही बड़ी मात्रा में भूमि के अधिग्रहण को रोका जा सकता है। दिल्ली जैसे महानगरों के बाहर मील तक इसी तरह के कूड़े के ढेर हमारी सफाई व्यवस्था की नाकामी को खुलेआम बयां करते हैं। पीआईडी की 2016 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 62 मिलियन टन कचरा खुले में फेंक दिया जाता है। शहरीकरण, औद्योगिक और आर्थिक विकास की इस दौड़ में हमने ऐसे यंत्र और संसाधन तो बना लिए हैं जिसमें हमें तत्कालिक सुख तो मिल गया है, मगर उसके निपटान को लेकर कोई साफ कार्य योजना नहीं थी, जिसके नतीजे में हम हर साल कम होती उपजाऊ जमीन और आसमान छूती ठोस कूड़े की मीनारें किसी भी शहर में स्पष्टता देख सकते हैं। इस विकराल समस्या से दो हाथ करने के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी परिवार है। हम अपने घर में कम से कम 2 तरह के कचरा पात्र अवश्य रखते हैं।
ताकि निपटान योग्य कचरे का तो समुचित उपयोग किया जा सके। ये अपशिष्ट पदार्थों का ठोस कचरे निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। नंबर 1, ठोस अपशिष्ट। ठोस कचरे वे कठोर बनी वस्तुएं शामिल की जाती हैं जो घरों, उद्योगों और अस्पतालों में मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती हैं। ठोस कचरों के प्रबंधन से लाभ। ठोस कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया के अनेक लाभ होते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन से आग लगने, चूहे फैलना, संक्रमण रोगों के कीटों एवं रोगाणुओं के फैलने पर नियंत्रण एवं आवारा जानवरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठोस कचरा प्रबंधन से रोग नियंत्रित होने, जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, श्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, अस्पतालों में मरीजों का भार कम होगा। धन्यवाद सर। हेलो, आकाश तिवारी प्लीज कंटिन्यू करें। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? ये बहुत अच्छा आ रही है, लाउड एंड क्लियर आ रही है। प्लीज स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। थैंक यू मालविया सर, थैंक यू सुसागर सर, and thank you Praveen sir. Sir, my name is Akash Tiwari from Mechanical Engineering, third year. सर, आज हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विषय पर बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सभी भाइयों ने बताया कि हम ठोस अपशिष्ट को किस प्रकार से उसे हम प्रबंध कर सकते हैं और किस प्रकार से उसे हम यूज कर सकते हैं रिसाइकिल करके। तो सर, हम ये जो ठोस अपशिष्ट है सर, इसमें उचित स्थान पर जो प्रबंध नहीं करते हैं सर, अर्थात उन्हें फेंक देते हैं, तो इसके कारण सर हमारे दैनिक जीवन में, पर्यावरण में बहुत सारे प्रदूषण जो है उत्पन्न होने लगती हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिक मात्रा में कूड़े करकट को संयंत्र के माध्यम से पुनरुपयोग अथवा खाद के रूप में बदलने हेतु लायक बनाना। इस कचरे का समुचित उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही बड़ी मात्रा में भूमि के अधिग्रहण को रोका जा सकता है। जैसे दिल्ली जैसे महानगरों और महानगरों के बाहर मिलों मिल हमारी सफाई व्यवस्था की नाकामी को खुलेआम बयां करते हैं। पीआईबी की 2016 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 62 मिलियन टन कचरा खुले में फेंक दिया जाता है। अपशिष्ट के आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान समय में हमारे देश में लगभग 378 मिलियन लोग शहर में रहते हैं। सिर्फ ये शहरी लोग ही प्रति वर्ष 62 मिलियन टन सार्वजनिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। और उद्योग में, क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो कुछ उद्योगों के बारे में बात कर लेते हैं कि उद्योग में जो भी हम निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन के दौरान या उसके उपरांत जो सर मटेरियल बचती हुई है, जो सर मटेरियल जैसे कि हम बात कर लें आयरन की या एल्यूमिनियम की, तमाम तरह की जो इंडस्ट्री में जो हम मटेरियल यूज करते हैं सर, वो जो सर जो बची हुई मटेरियल होती हैं, उन्हें हम बाहर कूड़ों के माध्यम से कूड़ेदान में फेंक देते हैं, ना कि उसका हम सदुपयोग या उसका रिसाइकिल करते हैं, जिसके कारण वो आगे करके नालियों को जाम कर देते हैं या नदियों के बहाव को देते हैं। यह पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होने लगता है।
जैसे कि हमारे उद्योगों में यूज होने वाली मशीनें हैं, यांत्रिक मशीनें हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, और जो उनके पुर्जे हैं वो हम जो रिसाइकिल नहीं करते हैं, उसके बजाय उसे हम बाहर के जगहों, खुले जगहों पर उसे फेंक देते हैं। तो इससे हमारे पर्यावरण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ने लगता है। थैंक यू सर। सर मैं अपने वाणी को विराम रखाता हूँ। चलिए ठीक है, आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है। मैकेनिकल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, आप लोग बस कोशिश ये किया करिए एज ए इंजीनियर आपको जो है चीज़ों को अपने दिखाना है, तो इस पे वर्कआउट करें। अब मैं जल्दी ही अपडेट करूंगा कुलदीप कुमार यादव को। कुलदीप कुमार मैकेनिकल थर्ड ईयर, प्लीज आप अपनी आपको आगे रखिए। जी सर, थैंक यू सर। काफी देर से वेट करने के बाद हमें भी मौका मिला, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपको। वीडियो स्टार्ट करें। कुलदीप वीडियो स्टार्ट करें। कुलदीप तुम्हारा आवाज नहीं आ रही है और वीडियो भी नहीं आ रहा है। कुलदीप कुमार, कुंदन कुमार, कुलदीप कुमार कहीं दिख नहीं रहा है भाई। आकाश तिवारी है तो कुलदीप कुमार हमें लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी वजह से, ठीक है। तो उनके मुझे लगता है नेटवर्क में या उनकी मोबाइल की बैटरी डेड हो गई होगी, क्योंकि सुबह से आप लोग क्लास ले रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। अगर बाय द वे वो जुड़ जाते हैं तो मैं जरूर उनको जोड़ूंगा, और चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम बीत भी चुका है और सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स अब अपनी बात रख चुके हैं, तो मैं फाइनली प्रवीण द्विवेदी सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो अपना माइक ऑन करें। और प्रवीण द्विवेदी सर जरा हैंड रेज करें जिससे हम पहचान लें आप कहाँ हैं। प्रवीण द्विवेदी सर हैंड रेज करें। प्रवीण सर माइक ऑन करें। प्रवीण सर माइक ऑन करें। एक मिनट सर। हाँ सर, माइक ऑन हो गया है। जी जी आवाज आ रही है, स्टार्ट करें। आज के वेबिनार को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं नितिन मालविया सर एवं इस वेबिनार में सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट कराने के लिए शिवसागर सर, एलबी वर्मा सर, दान बहादुर सर एवं आप सभी छात्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं। जैसा कि हमें पता है, इस तरह के वेबिनार से आप सभी छात्रों का बौद्धिक विकास होता है और समय समय पर इसके आयोजन से आप लोगों को बहुत लाभ मिलता है। तो आइए आज के वेबिनार के टॉपिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में ठोस कचरा प्रबंधन कहते हैं। तो इसके टॉपिक से हम लमसम ये समझ रहे हैं कि जो ठोस कचरा होता है इसको किस तरह से प्रबंध किया जाए, इसी के बारे में इस टॉपिक में हमें जानकारी लेनी है। तो ठोस कचरा हमारे लिए
हानिकारक होता है। लेकिन इन्हीं कचरों में कुछ कचरे जो होते हैं वो हमें आंशिक रूप से पूर्ण रूप से लाभ पहुंचाते हैं। जैसे इन्हीं कचरों में कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जैसे गोबर, लकड़ी और पेड़ों के पत्ते होते हैं, जिनसे हम जैविक खाद का निर्माण करते हैं और इसको खेतों में डालते हैं, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अगर खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो अनाज हमको भरपूर मात्रा में मिलेगा। और हानिकारक कचरे जो हमें हमारे वायुमंडल को, हमारे जीवन चक्र को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो जो हानिकारक कचरे हैं और जो लाभदायक कचरे हैं, इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से हम इसका सही तरीके से यूटिलाइज और इसे नष्ट करते हैं। तो लाभदायक कचरे जो होते हैं इनको हम रिसाइकल करके जो मटेरियल्स होते हैं जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, प्लास्टिक है, कागज है, वुड है, ये रिसाइकिल होने लायक होते हैं। तो इनको हम रिसाइकिल करके फिर इसको हम यूज करते हैं, ठीक। और दूसरा कचरा जो हानिकारक कचरा होता है जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, यह इतना खतरनाक होता है कि अगर हम इसको पूरी तरह से नष्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे जीवन पर बहुत ही दुष्प्रभाव डालता है। जैसे अगर बायोमेडिकल वेस्ट को हम पूर्ण तरीके से नष्ट नहीं करते हैं तो इसके कारण हमें विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन जैसे ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन, त्वचा से रिलेटेड इन्फेक्शन, गंभीर महामारी जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं एड्स जैसे खतरनाक बीमारियां होने की आशंका होती है। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे देश में कार्य न करें, हमें पता है कि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से हमारे समाज को, हमारे गली को, हमारे देश को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। अगर ये संस्था काम ना करे तो निश्चित रूप से कूड़ा करकट का इतना अंबार लग जाएगा हमारे क्षेत्र में जहां पर हम रहते हैं या जहां पर हम कार्य करते हैं कि हमारा जीवन बहुत दुर्भर हो जाएगा और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे इसका भी एक लेटेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से अभी पिछले 2 सालों से हम लोग कोरोना महामारी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कोरोना महामारी है ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो ठोस कचरे होते हैं इनके कारण ही उत्पन्न होते हैं जो वायरस है, क्योंकि जो ठोस कचरे हैं अगर इनका हम निपटारा नहीं करेंगे तो इसके द्वारा काफी गंभीर वायरस उत्पन्न होगा और वायरस यदि उत्पन्न होगा तो वायरस हमें फायदा तो पहुंचाएगा नहीं, वो नुकसान ही हमें पहुंचाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं ठोस कचरे के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो ठोस कचरे के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार से हमने इसको विभक्त किया है। पहला है नगर पालिका कचरा, दूसरा है औद्योगिक कचरा, तीसरा है भयावह कचरा और चौथा है जैव कचरा, ठीक है। तो एक हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से शेयर करके एक हम आपको दिखाना चाहते हैं थोड़ा। हेलो सर, आवाज आ रही है?
हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है। चलिए अब आगे हम इस कचरे को किस तरह से हम नष्ट कर सकते हैं ये विधि देखते हैं, क्योंकि हमें पता है ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसके कारण दुर्गंध एवं सड़न पैदा होती है। प्रवीण सर माइक ऑन करें, आप अनम्यूट हो गए। तो प्रवीण, ठोस कचरे की समापन की विभिन्न जो विधियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, ठोस कचरे को हम जलाकर नष्ट करते हैं। ठोस कचरे को हम स्वच्छ भूमि में भराव करके नष्ट करते हैं। चौथा, कचरे को कंपोस्ट बनाकर, कंपोस्ट जो कि एक खाद्य प्रक्रिया है उसको बनाकर, और नेक्स्ट कचरे को न्यूनीकरण कर कर, और लास्ट है समुद्र में कचरे को समापन करके, क्योंकि कुछ कचरे को समुद्र के रूप में भी हम प्रवाहित करते हैं। तो आज के वेबिनार में मैं इतना ही कहना चाहता हूं और बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। सर मैकेनिकल थर्ड ईयर की कहाँ लिस्ट है आपकी? चलिए आप सभी लोग का जो टॉपिक था उसका जी दे रहे थे जो है प्रवीण द्विवेदी सर, और सभी जी सर। ध्यान से सुना होगा। अगर कुलदीप कुमार यादव आ जाते हैं तो वो प्लीज माइक अनम्यूट कर लें अपने आप को, मैं उन्हें चांस दूंगा। अदरवाइज अब ज्यादा समय बचा नहीं है, मुझे लगता है 5 मिनट और बचा हुआ है। तो अब हम लोग शेड्यूल के हिसाब से इस कार्यक्रम को कंप्लीट ऑन कर दिए हैं, बार बार काट रहे हैं। अच्छा जब हाँ प्रवीण सर प्लीज माइक ऑफ कर दें अपना, और आप ओके सर। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स ने, खासकर जिन जिन स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया उन सभी का धन्यवाद, और वो सब बधाई के पात्र हैं। और हम लोगों के कहने से, इंसिस्ट करने से बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल लास्ट टाइम में जुड़े, तो उन सभी को भी शुभकामनाएं, बधाई। और वो लोग मेहनत करें और करें। थोड़ा सा मुझे एक चीज आप लोगों को गाइड ये करना है कि आप लोग जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश कीजिए। एज ए इंजीनियर आप उसमें क्या कर सकते हैं, ये कुछ नया, कुछ इनोवेटिव लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के हैं। ठीक है, तो अभी तक पिछले 1 साल में और थर्ड ईयर वालों ने 2 साल में कुछ न कुछ पढ़ा है इंजीनियरिंग। तो एक माइंड में आ जाना चाहिए कि इंजीनियर किस चीज में क्या कर सकता है। तो जो ये सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम है, एज ए इंजीनियर इसका सलूशन आप क्या दे सकते हैं, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अधिक इफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव, ये सॉल्यूशन क्या आप दे सकते हैं, इस पर विचार जरूर करिएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे। और आज के सेमिनार में भाग लेने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, और स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको बधाई। जल्दी ही जब आप लोग कॉलेज आएंगे तो उस वेबिनार से संबंधित सर्टिफिकेट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। तो अब मैं इस प्रोग्राम को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी संडे।